हार्ट अटैक का सबसे अंडररेटेड वार्निंग साइन अनयूजुअल स्वेटिंग विद चेस्ट पेन. और कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए हमें? डिस्प्रिन की 2 गोलियां अगर हृदयघात के वक्त दी जाएं तो हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाए. कलेक्टिव फियर जो है वो ये है कि कोविड की वैक्सीन के बाद लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं. अब आपकी वैक्सीन आपके शरीर में दे दी गई थी, वो निकाली नहीं जा सकती है. इस चीज़ का रोना बिल्कुल मूर्खता है कि वैक्सीन से क्या हुआ. Definitely emotions, anxiety and all this stress is affecting heart and there are very few people who are able to work upon this. हमारे इमोशंस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे और उससे जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उससे आपकी इच्छा होती है यार अरे आप ब्रेक लें, उससे इच्छा होती है चलो यार पार्टी करें आज तो, फिर आप सुबह देर से उठेंगे कि चलो यार ये खा लो, आज तो ये खा लेते हैं. सो दीज आर ऑल स्ट्रेस बस्टर्स दैट यू आर ट्राइंग टू यूज एंड देन यू गो आउट एंड से यार कम ऑन शो मी, आई एम रेडी टू फेस. अब मुझे हर्ट करके दिखाओ, अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, अब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा पीसफुली. 16 million people worldwide are suffering from Alzheimer's and dementia. I think we need to take care of our sleep. We need to take care of our habits, like alcohol, like smoking, and our. And there are mechanical hearts, there are mechanical wombs, everything is artificial. And how do you see future of human consciousness? Yeah. So. नमस्ते, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ नेरिसा बाय शिखा द शिफ्ट. एंड आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनसे कई लोगों के तार जुड़े हैं, दिलों के. So we have amongst us Dr. Bharat Rawat. Thank you. He is MD and MBBS and he has done his DM from BHU. He is the most loved interventional cardiologist of Indore and we are more than elated, sir, to have you on this show. And जैसा कि बोलते हैं कि the life starts with the heartbeat and it ends with the heartbeat. And मुझे ऐसा लगता है कि more than a physical organ, heart has so many stories to tell. It is like a vessel of consciousness और इसमें emotions, memories और divine intelligence भी है. तो आज आपसे समझना चाहेंगे how have you in these 3 decades of your life, how have you actually studied heart as not a physical but emotional, spiritual organ? शिखा, पिछले 30 वर्षों में जो हमने दिल से संबंधित पढ़ा है और ट्रेनिंग ली है और सीखा है, उसमें उसको एक ऑर्गन की तरह से देखा है जो कि एक फिज़िकल पंप है जो कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है. अब हमारी पुरानी किताबों में, कुछ कविताओं में, कुछ गीतों में तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तुमने चुरा लिया, तुम मेरे दिल में ही हो, बाहर कौन है, उस तरह की जो बातें हैं ये संज्ञात्मक रूप से कही जाती हैं और बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रमाण वास्तव में इसके इस वक्त नहीं है कि दिल की अपनी कुछ इमोशंस हैं या मेमोरी है. हालांकि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मरीज़ों में इस तरह के कुछ गुण देखे गए कि जिनका हार्ट उनके बॉडी में प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट हुआ जी. उस व्यक्ति की जो कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स थी या हैंडराइटिंग थी या बोलने का तरीका था, कुछ चेंज हुआ. यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें उसके जीवन की ऐसी बातें भी पता पड़ी जो उसको अज्ञात थी अदरवाइज. जी. तो इस तरह से कुछ लोगों ने उसको एक हार्ट कोड के रूप में उसको कहने की कोशिश करी है कि शायद हमारे दिल में भी कुछ इस तरह के एक मिनी ब्रेन या मिनी माइंड जैसी कोई चीज़ शायद होती हो. लेकिन ये बात सही है कि ये पूर्णतः अभी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है एंड इस पे शोध हो रही है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दे आर लॉट ऑफ ऑर्गन्स विच सेंस द डिफरेंट परसेप्शंस एंड सेंड टू द ब्रेन. करेक्ट. राइट. तो वो तो होता ही है. तो हार्ट ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ sensations that it perceives and it sends to the brain. So if you see something which is very frightening, then
then there is a release of certain chemicals and your heart starts beating faster. But actually that is first perceived by the brain. Okay. And then brain signals this, oh, this is something fishy, or this is something that you like, or this is something which is dangerous. And thereby you can see the change in the blood pressure or the heartbeats. So it's not that something is directly coming to the heart. At least that is what the science says today. And from your lens, how do you view heart? I view heart essentially as possibly the most important organ of your life, and therefore of your family, that you take care of your heart's health, and for God's sake try to keep it as intact and healthy as possible in as non-emotional way as it is possible. Because most of the times with emotions you may get swayed and हो सकता है आप अपने दिल का उतना ध्यान न रख पाए. तो बेहतर यही है कि अपने को इस चीज़ से दूर रखें आप, कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया. किसी को इतनी शक्ति ना दो कि कोई आपका आसानी से दिल तोड़ दे. अगर हम अपने दिल को सिर्फ धड़कने का काम दें, धक 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 धक, तो शायद वो चलेगा बहुत सालों तक. तो मेरा तो ये कहना है सभी दर्शकों से कि आप अपने दिल को अपना काम करने दें, उसमें बहुत ज़्यादा भावनाएं न लेकर आए. बहुत सही बोला सर आपने. बट इज़ इट पॉसिबल इन टुडेज़ वर्ल्ड, क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, देर इज़ सो मच हैपनिंग. आई मीन इवन इफ योर इंटरनल वर्ल्ड इज़ इंटैक्ट, एक्सटर्नली तो आप इफेक्ट होते ही हो. तो हाँ, तो ये तो शिखा आपने सही बात कही है. बाहर की दुनिया में जब भी आप अपना एक्सपोजर करेंगे जी, उसका एक ही काम है कि वो आपको कंफर्म कर दे, कन्विंस कर दे कि आप कितने अधूरे हैं. यू सी, आप घर से बाहर निकलते ही देखेंगे अरे एक और बड़ा घर है जी, एक और बहुत खूबसूरत खिड़की है जो आपके घर में नहीं है, एक और बहुत खूबसूरत कार है जो आपके पास अभी तक नहीं है, एक और बहुत खूबसूरत व्यक्ति है जो इस तरह से सजा धजा है जो आप नहीं हो. तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको अपनी अपूर्णता का एहसास होने लग जाता है. और मेरा ये सोचना है कि हमको बाहर की दुनिया से उतना ही इंटरेक्ट करना चाहिए कि उस इंटरेक्शन के दौरान हम अंदर से ना हिलें. और इसके लिए हमें खुद को अंदर से परिपक्व, खुद की अंदर से अपनी थ्योरी को इम्प्रूव करना चाहिए. वो आप अपने मम्मी पापा, अपने घर के बुज़ुर्गों से बात करके, उनकी बात समझ के, कुछ अच्छी पुस्तकों के द्वारा, कुछ पूजा पाठ के द्वारा, कुछ मंदिर मस्जिद के द्वारा, जिस भी तरीके से आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहले इतना लेवल तक लेकर जाएं जी, और फिर आप बाहर की दुनिया को फेस करें, और उतना ही फेस करें कि अंदर से ना हिलें. और आपको ऐसा लगे कि मैं अंदर से हिल रही हूँ, तो वापस आप आ जाइए और फिर अपनी पहले थ्योरी को इम्प्रूव करिए. और फिर थ्योरी को इम्प्रूव करके अंदर ही नहीं बैठना है, बाहर की दुनिया से काम भी करना है. तो ये तो हो गया थ्योरी, और वो है प्रैक्टिकल. तो आप थ्योरी इम्प्रूव करें और प्रैक्टिकल करने जाएं, और प्रैक्टिकल अच्छा करें. और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो वापस घर आ जाइए, फिर थ्योरी इम्प्रूव करिए, फिर जाइए प्रैक्टिकल करने. ये है. beautiful. Sir, understanding your perspective, there is one physical heart, there is one energetic heart. And काफ़ी शोध इस बारे में भी हुआ है कि एनर्जी फील्ड जो हार्ट की है वो 5000 टाइम्स ज़्यादा है ब्रेन से. और जिस तरह से आपने बताया कि वी हैव टू इंडिविजुअली वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, बट देर इज़ समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑल्सो. तो हम जिस परिवेश में आज हैं, जो हम पहले करते थे, जैसे हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, या स्पिरिचुअली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे एज अ रेस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वेस्टर्न इम्पैक्ट, या फिर आइसोलेटेड लिविंग, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इट हैज़ इम्पैक्टेड अस इंडिविजुअली ऑल्सो एंड कलेक्टिवली ऑल्सो. तो ये इस बारे में हम कैसे, मतलब हाउ कैन वी वर्क ऑन दिस? तो जैसे आपने शिखा कहा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, या देयर इज एन एलिमेंट विच इज़ गवर्न्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड. तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, मुझे लगता है उस तरफ हमें ध्यान कम देना चाहिए. हमें तो इंडिविजुअली खुद को ये देखना है कि मैं कल से ज़्यादा बेहतर हो जाऊँ, कल से ज़्यादा सुदृढ़ हो जाऊँ, कल से ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ, छोटी छोटी चीज़ों पे ना हिलूँ. और ये तभी हो सकता है जब आप एक सादगी वाला जीवन जीने को तैयार हो सको, जब आप पहले खुद ये महसूस कर सको कि आप पूरे हो, आप बहुत अपूर्ण नहीं हो.
उसका कहने का मेरा मतलब यह है कि हम ये सोचें कि हमारी बाहर की आवश्यकताएं उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हमें है। तो बाहर की दुनिया ने हमको सिखा दिया है कि आपको क्या चाहिए। वस्तुतः हमें खुद ही नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आपको वास्तव में आपकी विश लिस्ट में 10 चीज़ें क्या हैं, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। और अगर मेरा दूसरा प्रश्न हो कि फ़र्ज़ करो कि ये दुनिया में आप अकेले हैं और बाहर की दुनिया नहीं है, अब आपकी 10 लिस्ट बताइए, कुछ भी। तो दैट वुड बी टोटली डिफरेंट। तो यू डोंट इवन नो, वी डोंट इवन नो व्हाट इज़ आवर ओन डिज़ायर। मतलब ये तो हद हो गई कि हमारी डिज़ायर्स भी बाहर की दुनिया ने निर्धारित कर दी है कि आपको ये चाहिए। तो पहले तो हमें इस चंगुल से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए कि क्यों भाई, मेरी ज़िंदगी है तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या चाहिए। आप नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चाहिए होना चाहिए। मेरी विश लिस्ट में क्या होना चाहिए ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम धीरे धीरे अपने आप को पहले ये समझाएं कि हम पूरे हैं और मुझे बाहर की दुनिया की उतनी ज़रूरत नहीं है और मैं एक सादगी वाला जीवन जीने को तैयार हूँ। ये चीज़ को हम जो भी बात करेंगे आगे, हर पॉइंट पे यही बात आ सकती है कि द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इन अ सिंपल वे, और सिंपल वे से मेरा तात्पर्य यह है कि प्रकृति को बिना खराब करे, बिना एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव फीलिंग करे, बिना होड़ करे हुए, बिना शो ऑफ करे, जो आपके लिए खुद के लिए जो ज़रूरी है आप उतना समझ के उतना करें, यह है सिंपल जीवन। तो जब आप सिंपल जीवन जीते हैं तो न सिर्फ आप स्वस्थ रहते हैं, आप बाकी लोगों को भी स्वस्थ रखने का एक मौका देते हैं, प्रकृति को भी स्वस्थ रखने का एक मौका देते हैं। जी, and it all begins from yourself. Realizing the fact that you are by and large complete and you are not a puppet in the hands of outside world. So connected question would be that definitely emotions, anxiety and all this stress is affecting heart, and there are very few people who are able to work upon this. But how do we maneuver our way? You see, this is absolutely true that emotions and stress would affect lot of organs of our body including heart. और उसका मुख्य कारण ये है कि जो हम कहते हैं ना हेल्दी लाइफस्टाइल, अब सब लोग सुन के पक चुके हैं कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। ओ भाई, स्वस्थ जीवन शैली क्या होता है कि मतलब आप टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, जल्दी उठ जाओ, घर का बना हुआ खाओ, एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल मत लो, एडिक्शंस ना हो, ये स्वस्थ जीवन शैली हुआ। तो ये तो सबको पता है, और ये सबको पता होते हुए भी हम स्वस्थ जीवन शैली अगर नहीं जी पा रहे हैं तो उसका कुछ कारण ये नहीं है कि हमें अज्ञानता है, बल्कि कारण कुछ और है, और वो है हमारा तनाव। क्योंकि हमारे इमोशंस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे और उससे जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है उससे फिर हमको एडिक्शन की आवश्यकता पड़ती है। उससे आपकी इच्छा होती है यार अरे आप ब्रेक लें, उससे इच्छा होती है चलो यार पार्टी करें आज, तो उससे इच्छा होती है यार आज रात को तो यार पार्टी का टाइम है, फिर आप सुबह देर से उठेंगे, फिर आपको लगेगा यार ये क्रेविंग होगी आपको कि चलो आज ये खा लो, आज तो ये खा लेते हैं। सो दीज आर ऑल स्ट्रेस बस्टर्स दैट यू आर ट्राइंग टू यूज। नाउ somebody who is really calm and peaceful, Like you. and I'm not saying that happy, you see, I'm saying calm and peaceful, that person would not really need outside Validation. triggers or methods to relax, क्योंकि वो relax ही है। And that is one of the reasons why, as you said, heart diseases are increase, especially young age, because आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में पहुंच गए जी। और आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए उतना करना पड़ रहा है जितने करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। और क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया और आपके पास में दूसरे गैजेट्स हैं जिससे आपको तुरंत पता पड़ जाता है कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है और आपका उस शहर वाला क्या कर रहा है और दूसरे शहर वाला क्या कर रहा है, सो यू इमीडिएटली कैन गॉज योर सेल्फ कि आप कहाँ हो। बिल्कुल। ये ज्ञान होना भी एक तरह का स्ट्रेस है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है सर। तो बहुत साल पहले नहीं पता होता था एक छोटे से गांव के एक सेठ जी को कि बगल में एक दूसरा बड़ा शहर है जिसमें तुम्हारे जैसे सेठ जी हर गली के अंदर 50 हैं, तो वो बड़ा खुश रहता था।
अब उसको आपने बता दिया भैया तू कोई सेठ वेट नहीं है, तेरा टर्नओवर तो 25,000 का है, वहाँ 25 करोड़ के इतने सारे लोग बैठे. जी. तो so therefore I think too much of information doesn't help all the time, and you are driven by market forces. Very true. And there are very few people who would say, come on Shikha, you are good, जैसी हो अच्छी हो, you know, let's see कि आप समय पे खाना खाते हो, समय पे सोते हो, समय पे उठते हो, और बाय एंड लार्ज आप हैप्पी हो. किसी का आप वायलेंस मत करो, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा. ऐसे कितने आपके रिश्तेदार हैं या कितने दोस्त हैं जो आपको इस तरह से ढांढस बताते हैं. So people are all there to trigger you to do more, to do more, to do more, and therefore you are never satisfied with whatever little you have achieved, and that is what is the main reason why you get into stressful situation and you get into practices which are not healthy for your. अब आपकी इच्छा ही नहीं होगी सुबह एक्सरसाइज करने की जी. क्योंकि आप रात को इतने स्ट्रेस होके सोए हो. तो आई थिंक इसका जो रिवर्स है, जो हम भूल चुके हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड है, मेडिटेशन है, हैप्पीनेस है, एक्सेप्टेंस है, सरेंडर है, दीज आर द टेक्निक्स. और हार्ट कोहरेंस की जो बात हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी है टू. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और अगेन मैं ये कहूँगा कि ये सब आएगा कैसे. ये सब तभी आएगा जब आप एक सादगी वाले जीवन जीने को तैयार हो जाओ. जब आप छोटे घर को छोटा ना मानो और साधारण कपड़ों को साधारण ना मानो, या एटलीस्ट उसको इन्फीरियर ना मानो. जब आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होने पे खुश हो जाओ, जब आप दूसरे की उपलब्धियों में खुश हो जाओ. जैसे कि आपका एक वर्ड होता है एम्पैथी. जी. एम्पैथी को अगर आप किसी से कहें कि भाई एम्पैथी रखिए आप. एम्पैथी का मतलब क्या समझेंगे आप? आई मीन टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज. यस. उसकी जैसी भावना, उसकी भावना समझने की कोशिश करो. हाँ. सेंसिटिविटी रखो. राइट. तो किस तरह की भावना मतलब? I mean, to just feel what he's feeling. That's right. Just put yourself in that person's situation. Yeah. So mostly जब आप ये कहते हो शिखा, संवेदना. हाँ, जब आप ये कहते हो मोस्टली, तो आपका मतलब ये होता है कि उसके दर्द को आपने समझा. जी. ठीक है ना. उसकी खुशी को भी समझा, वो भी तो वही हुआ. बिल्कुल. पर उसको हम एम्पैथी में नॉर्मली नहीं यूज करते. क्या विडम्बना है. बहुत. तो क्या आपने पिछली बार किसी को देखा कि कोई तंबोला का गेम खेल रहा था और किसी का फर्स्ट फुल हाउस हो गया और बाकी सब लोगों ने तालियां बजाई? एक भी एम्पैथेटिक नहीं था उसमें. नहीं था. क्यों? आप लोग कहते हो इतने सारे. मैं तो किसी भी इस तरह के गेम्स में देखता नहीं हूँ कि अगर एक बंदा जीता है, आपको लगता है कि यार वो नहीं जीतता तो शायद मैं ही जीतने वाला था. आपको पता है 100 में से एक ही जीतता है, यार वो जीत गया है, लेट्स क्लैप फॉर हिम. नोबडी क्लैप्स. आपका पड़ोसी अगर नई कार लेके आ जाए तो आप उसको बड़ी स्माइल के साथ बधाई तो दे देते हो, पर क्या उसकी एब्सेंस में भी आप अपने हस्बैंड से या बच्चे से कहोगे वाह यार देखो उन्होंने कितनी अच्छी कार ली है, दैट्स सो नाइस ऑफ देम ना, आई एम सो हैप्पी फॉर देम. क्या आपके मन में ऐसा ख्याल आता है? हमको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या दूसरों की खुशियों में हमें खुशी होती है? सर बिल्कुल ही नहीं होती अब तो. तो फिर पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बिकम वर्स. या सो दैट देन हाउ विल यू एवर हैव अ वर्ल्ड where people are all happy to see each other happy? तो क्योंकि ये आपके लिए भी अप्लाई होगा. फिर आपने नया सूट खरीदा तो बगल वाला आपके सामने तो कहेगा वाह बहुत अच्छी लग रही हो, शायद पीछे से ना कहे. So collectively we are not growing at all. I mean, So yeah, that is the thing that we need to address. feel that your happiness is also my happiness. You see, then you are a rich person. मतलब मेरे अगर कई सारे दोस्तों के पास फार्म हाउस हैं, कई सारे दोस्तों के पास बड़ी कार हैं, कई दोस्तों के पास बड़ी अच्छी खूबसूरत क्लिनिक्स हैं, तो मुझे तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है यार अपना ही तो दोस्त है, इसका फार्म हाउस अपना ही फार्म हाउस है, और क्या है, जरूरी तो ना मेरा नाम चाहिए स्टैम्प पेपर पे. आप उसी में खुश हो जाओ जिसका भी हो. सो यू डोंट हैव टू थिंक अरे यार इसके पास ये है तो मेरे पास कब आएगा. फॉरगेट अबाउट दैट. So I think if we want, we can live us in a very simple way. Yes. And we can preserve a lot of energy. Yes. And avoid a lot of negative feelings. And thereby you can live with little efforts, with little achievements, and with little financial growth that you might have. And you don't need too much. I wanted to ask this question because
it has been alarming the number of heart attacks which we have seen post COVID. आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि stress, wrong eating habits, lifestyle disorders, whatever it is. But I mean इतना ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छे से अच्छा इंसान जो दिखने में बिल्कुल फिट है वो एकदम से कोलैप्स कर जाता है. एंड वी हियर अबाउट इट एवरी नाउ एंड देन. मतलब हर मेरे करीब के 4 लोगों को मैं देख चुकी हूँ 4 महीने में. एंड इट्स नॉट अबाउट द एज सर, इट्स नॉट अबाउट द लाइफस्टाइल ऑल्सो. राइट. सो ये बात तो सही है दैट हार्ट अटैक्स अमंग्स यंग पीपल हैव रिजन, पहले से बढ़े हैं. और ये बात भी सही है कि हम पहले 25 और 30 साल के बच्चों में इतने हार्ट अटैक्स नहीं देखते थे जितने अभी देख रहे हैं. इसके सारे कारण हमें नहीं पता हैं, लेकिन जो कुछ कारण हमें पता है उनमें से प्रमुख हैं पॉल्यूशन, खाने पीने में पॉल्यूशन और वायु पॉल्यूशन. तो हमारे हवा का प्रदूषण और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका प्रदूषण, ये एक प्रमुख कारण है जी. तो हवा का प्रदूषण हम AQI से मेजर करते हैं जी. एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सामान्य तौर पे 50 से कम होना चाहिए. और मैं आजकल अपने मरीजों को भी कहता हूँ कि एक एयर क्वालिटी आप मॉनिटर अपने पास रखें और इसको आप देखें कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके रूम में या आपके घर में या जहाँ पर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वहाँ कितना है. तो इस वक्त आपके इस चैम्बर का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 100 के आसपास है, विच इज़ नॉट टू बैड बट विच इज़ नॉट गुड. मतलब आप ये देखो कि एक ऑफिस का, एक स्टूडियो का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी करीब 100 से 120 के बीच में है. तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. और जो लोग सोचते हैं कि वो मॉर्निंग्स में सैर करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सुबह सबसे ज़्यादा पैसिव एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा ख़राब होता है. क्योंकि अगर स्मॉग है और उसके साथ में स्मोक भी है तो दैट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन. राइट. तो जब धूप निकलती है तभी थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होता है. तो इसलिए इन दिनों मैं अपने सारे मरीजों से कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके घर में ही 5 या 10 सेट सूर्य नमस्कार लगाएं, थोड़ा प्राणायाम करें, जो एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं वो करें, या जिम जाते हैं तो थोड़ा जिम में कर लें. लेकिन बाहर अर्ली मॉर्निंग के अंदर या लेट इवनिंग के अंदर एक्सरसाइज इस वक्त नहीं करना चाहिए. दूसरा एक प्रमुख कारण है स्मोकिंग. स्मोकिंग नहीं कम हो रहा है हमारे देश में. तीसरा है शुगर, ब्लड शुगर की संभावना, जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. मतलब आप देखिए कि हर चौथे मरीज को अभी इस वक्त डायबिटीज़ है, हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज़ है. और एक और कारण है नींद. हम लोग नींद पूरी नहीं ले रहे हैं. तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे लगता है यंग जनरेशन को समझना चाहिए कि 7 घंटे की नींद लीजिए. एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो असुरक्षित व्यायाम ना करें. अब असुरक्षित व्यायाम क्या होता है? पूरी नींद नहीं ली और एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात को अल्कोहल पिया और अगले दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट सोए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज की आपको आदत नहीं है, अनएकस्टम्ड है, लेकिन जोश में आके एक्सरसाइज कर रहे हैं ज़्यादा. या आपको कुछ लक्षण हो रहे हैं और आपने उनको छुपा के रखा है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, और आप अपना चेकअप ही नहीं करा रहे हैं. तो ये कुछ कारण है जो हमारे हाथ में है और जिनसे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए. बेसिकली मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सिंपल कंट्रोल में हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम बच सकते हैं. लेकिन हम जब तक कुछ बीमारी बड़ी नहीं हो जाती है जब तक हम होश में नहीं आते. तो जो दिल्ली में हो रहा है या मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है, वो लोग क्या करेंगे? मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी पलायन कर जाएंगे, वो भी माइग्रेट कर जाएंगे. मतलब हाउ इज, आई मीन आई एम सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, गवर्नमेंट. दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. और अभी हमारे जो एम्स के भूतपूर्व डीन रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने तो ऑफिशियली ये कहा कि अगर आपको लंग्स की गंभीर प्रॉब्लम है तो कुछ समय के लिए अगर ज़रूरी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके दिल्ली से छोड़कर किसी और जगह चले जाइए. ओह रियली? तो ये तो सभी शहरों में अब धीरे धीरे होने वाला है. और एयर प्यूरीफायर्स का इसलिए करीब करीब दिल्ली में, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, इन सभी शहरों में
लोग बाग प्राय अपने घर में महंगे महंगे एयर प्योरीफायर्स लगा खरीदते रहे रखते हैं. हाँ. जैसा आप बोल रहे थे कि मॉल्स भी इस तरह से इनवाइट करेंगी दैट वी हैव द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग सिस्टम. दैट्स राइट. आप देखिएगा अगले 5 या 10 सालों में एयर पॉल्यूशन पे बहुत चर्चा होने वाली है और इसको भी लोग बाग भुनाएंगे फाइनेंशियल गेन्स के लिए किसी ना किसी तरीके से. A very personal question. You are the son of acclaimed, the best past life researcher the country has seen, Dr. Kirti Swaroop Rawat, and you have been born because I've had the privilege of meeting both your parents, and I know how genetically things also transfers. So how did you actually in that spiritual environment, in that conscious environment, how was your childhood? How did you develop yourself? And you chose a doctor's field, which was very different from what your father did. So this is true, Shikha. My father, Dr. Kirti Swaroop Rawat, he lived his entire life with a passion of finding what is after death and something like reincarnation. And he studied around 500 children who claim to recall their past lives. And he did his PhD on that, and he traveled around the globe to give his talks and he's written many articles and several books. What he used to summarize was something like this. He used to say that if you see that there's a light somewhere, then you can think that there's a possibility of fire. But if you see that there's light also and there's warmth also, then the possibility of fire is even more. But have you actually seen the fire? So the answer is possibly no. So he said we have gone very close to it, and there's something like this happens. Now more research needs to be done to identify the exact process and questions to a lot of answers. How I grew up in these circumstances, I saw my dad and mom going to remote places to do all those kinds of research, and almost 50 years of his life he did that research, and he was very fascinated whenever he found a relatively genuine case, and there were some fake cases as well. Ji. And since I decided to get into science, and I would have some arguments with my dad, और मैं पापा से कहता था पापा ये सब क्या चीज़ें क्या हैं, तो माई फादर वॉज वेरी ओपन ही यूज्ड टू से बेटे आपकी जो बिलीव्स हैं वो कपड़ों की तरह होनी चाहिए, न कि त्वचा की तरह. सो योर बिलीव शुड बी लाइक क्लोथ्स, नॉट लाइक योर स्किन, ताकि आपको कभी चेंज करना पड़े तो आपको दर्द ना हो. Wow. You see. What a beautiful. So he allowed us to have our own opinions, and he said, just ensure that you have no rigid opinions, so that tomorrow you need to change, you can change. At present, I personally do not believe that there is something called as soul. Okay? Really, I don't believe that there is something called as soul, or I can say that at least the medical science doesn't have enough evidence that there is something called as soul or Atma. What about reincarnation or the memories of one person going into another person? I think there could be something called as recycling. And recycling would mean that some अवशेष इस भौतिक शरीर के वो रिसाइकिल होके कहीं ना कहीं तो जाएंगे, पेड़ में जाएंगे, किसी और प्राणी में जाएंगे, शायद पड़े ही रह जाए. तो वो तो इधर से उधर पास ऑन होते ही हैं. जी. अब वो एक पर्टिकुलर वे में पास ऑन होकर किसी के अंदर कोइंसिडेंटली कोई मेमोरी के रूप में कोई चीज़ चली जाए, वो साइंस कभी प्रूव कर पाए तो बात अलग है. बट अदरवाइज दिस इज़ ट्रू दैट देयर इज़ लॉट ऑफ lacunae in this field, that how come a small child can recall so many details about a person living far away from his house. Right. So that still will have to be answered. But what is the best explanation for this is something that I can best say that I do not know. But I believe that a recycling is a better word, possibly a more scientific word than traditional reincarnation. अब सवाल ये उठता है कि अगर आप ये नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो फिर आप कर्म का सिद्धांत भी शायद नहीं मानते हैं. Exactly. क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा
और बुरे कर्म का फल बुरा होगा, तो हम तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो पैदा ही एक हाथ से हुए, जिनको पैदाइशी दिल में छेद था। छेद है। अब उन्होंने तो कुछ ऐसा गलत कर्म करा ही नहीं है, जी, कम से कम इस जीवन में तो नहीं करा है, नहीं किया। तो फिर क्या हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं? तो कैसे हम इतने सारे बिल्कुल बाय चांस लोगों के साथ कुछ खराब चीज़ें, क्यों कोई कीचड़ में पैदा होता है, क्यों कोई महल में पैदा हुआ, तो ये कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट किसने डिसाइड किए? तो क्या ये पिछले कर्मों का फल है? तो फिर आप कह सकते हो कर्म का सिद्धांत है। पर अगर आप पिछला जन्म नहीं मानते हैं तो फिर शायद हमको कर्म का सिद्धांत भी जिस तरह से ट्रेडिशनली माना जाता है वो शायद उस तरह से न माना जा सके। मेरी तो थोड़ी आइडियोलॉजी ही शिफ्ट हो गई। आई मीन दिस वाज अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, रीसाइक्लिंग एंड री इनकारनेशन, आई मीन टू वेरिड सब्जेक्ट्स. So heart is the center or core of our entire being. So there is a physical heart, emotional heart, spiritual heart. और spirituality में जैसे I follow heartfulness, it's a practice wherein we meditate on heart, राजयोग जिसको बोलते हैं. तो spirituality में heart का कितना importance है, और आप भी कुछ practice करते हैं. I mean, what is your take on this? शिखा, सबसे पहले हम ये समझें कि हमारी डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी की क्या है ना? अब तो मुझे समझ में आएगा टू गो इनवर्ड्स, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड डू योर इनर इंजीनियरिंग आफ्टर टॉकिंग टू यू. तो आध्यात्म की बात जब भी आप बात करें तो हमको ये समझना है कि आध्यात्म का मतलब ही यही है कि हम खुद का अध्ययन करने को तैयार हैं और हम बाहर की दुनिया से ज़्यादा पर्टर्ब ना होंगे जब अगर हम अध्यात्म के अंदर उसको ठीक से समझ पा रहे हैं और ग्रहण कर पा रहे हैं. ये हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए अच्छा है जी. दिल के लिए तो अच्छा है ही, बाकी सभी अंगों के लिए अच्छा है. ये हमारा ब्लड प्रेशर को ठीक रखेगा और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाएगा, शारीरिक और मानसिक. तो मेरा ऐसा समझना है कि उस लिहाज से आध्यात्म एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, कंपलसरी सब्जेक्ट है. बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए. उसको किसी धर्म विशेष से जोड़ना ज़रूरी नहीं है. तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल टूल है जो कि मेरे ख्याल से सभी बिलीवर्स को, इवन सो कॉल्ड नॉन बिलीवर्स को, तो मेरा ये भी मानना है कि अध्यात्म के लिए ईश्वर को भी मानना ज़रूरी नहीं है. बिल्कुल. क्योंकि ये ईश्वरवाद नहीं है. अगर एक किसी मेन उसका कैरेक्टर अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो मैं शायद उसको डिफ़ाइन करूँगा अहिंसा के लिए. तो जो व्यक्ति आध्यात्म में जितना जाता जाएगा वो उतना ही सभी के लिए अहिंसक होता चला जाएगा. और सभी से मेरा मतलब सिर्फ आपके घर वाले नहीं, पूरे मनुष्य जाति, पशु जाति, इनफैक्ट इवन पृथ्वी. तो आप सभी के लिए जितना हो सके उतना अहिंसक होते चले जाएंगे. तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अध्यात्म के बारे में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम उसमें जाएं और अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएं. इट्स अ ब्यूटीफुल इनसाइट. आई मीन आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन सब जगह हो रहा है एंड यू आर अ लाइव एग्जाम्पल. जैसा कि आप बता रहे थे अपनी जीवनी के बारे में एंड हाउ यू हैव completely made a shift years back. तो उसके बारे में how do you live this kind of life that you are propagating? तो एक बात तो यह है कि कुछ बहुत रिजिड होके हमने छोड़ा नहीं है, छूटा है स्वतः ही. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको अगर कोई ऐसी खूबसूरत सी चीज़ मिल जाए जो कि बाहर की दुनिया की पहुंच से दूर है, जिसको कि आप आसानी से टच नहीं कर सकते हो, तो फिर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने आप छूट जाती है, चली जाती है. Beautiful. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको वो प्रीशियस मोती ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जो कि हम सबके अंदर है. हमको सिर्फ उसे ढूंढना है, उसको स्वीकार करना है, उसको गले लगाना है और अपने आप को
अपने आप को बड़ा ग्रेटफुलनेस के साथ में अपने आप को रिच महसूस करना है कि आपके पास वो है। जी। फिर आपको ना बाहर की दुनिया उतनी तंग नहीं कर पाएगी और फिर आप अपने हिसाब से जी पाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होके न जिए कि बाहर की दुनिया ने आपको खुश कर दिया, बाहर की दुनिया ने आपको दुखी कर दिया। ये वल्नरेबिलिटी हमें घटाना चाहिए और वो तभी घटेगी जब हम अंदर से अपने आप को देख पाएँ, अपने आप को मजबूत कर पाएँ और जो खुशी के खिलौने सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल और नेचुरल हैं उनको अपनाएं, ब्यूटीफुल। ताकि कोई कैसे आपको लूटेगा। आपके पास लूटने को कुछ है ही नहीं। आप ऐसी कोई चीज़ से अपने आप को अमीर महसूस ही नहीं कर रहे हो जिससे कि लूटा जा सके। सच अ कंपैशनेट सोल यू आर। मतलब मेरे लिए तो एक सॉलिड टेक अवे है जितना भी डिस्कशन अभी किया। एंड आई रियली विश दैट आई हैव योर अब। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको कहना चाहूँगा कि हम लोग सब अच्छी पुस्तकें पढ़ें जी। इतनी सारी पुस्तकें विश्व में, बहुत सारे थिंकर, साइकोलॉजिस्ट ने इतनी खूबसूरत पुस्तकें लिखी हैं। मैं फिक्शनल पुस्तकें तो नहीं पढ़ता हूँ, पर हमारी बिटिया कहती है, शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट, कि पापा फिक्शनल किताबें भी आपको जीवन के अच्छे प्रैक्टिकल संदेश देती हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ी। पर दे आर सो मेनी सेल्फ हेल्प बुक्स विच आर सो ब्यूटिफुली रिटर्न कि हम अपनी लाइफ टाइम में शायद सब ना पढ़ पाएँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि 1 महीने में एक पुस्तक अच्छी तरह से पढूं और मैं उसकी समरी बन के स्लाइड्स बनाकर और अपने बुक क्लब के अंदर उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। जो सुनने वाले जो इच्छुक हैं वो आते हैं और उनको फिर हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। तो वो एक तरीका है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा तो मुझे ही फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं एक पुस्तक को पूरा अच्छी तरह से निचोड़ के, और सबसे महत्वपूर्ण बात पुस्तक में ये होती है कि वो आपके ईगो को टच नहीं करती है। अब अगर कोई बात आपका कोई दोस्त या आपकी मम्मी आपसे कहे तो आपको हो सकता है बुरा लग जाए, आप बैकग्राउंड उसकी कुछ होगी, लेकिन पुस्तक तो क्या आपको नहीं पसंद है तो आप बंद करके रख दो। तो द बुक डजंट टच योर ईगो and therefore the message of a book is more likely to percolate inside. They say, the books are your best friend and books are the entire new world. I mean, you can travel की भी ज़रूरत नहीं है, you can. Yeah, so book can have a very different opinion, a very different way of thinking. It can challenge your previous beliefs and still not hurt your ego. क्योंकि आप साइलेंटली पढ़ रहे हो, कोई देख भी नहीं रहा है कि अरे मैं तो ये सोच रही थी, किताब में तो ये लिखा है, मैं तो पूरा ही उल्टा सोच रही थी। किसी ने आपको देखा नहीं, किसी ने आपके खिल्ली नहीं उड़ाई। आपके पास चुपचाप एक बहुत खूबसूरत सा मौका है अपने आप को सुधारने का। तो मुझे लगता है, मुझे बहुत प्रेम है अच्छी पुस्तकों से। तो सर, आपकी 5 मोस्ट टॉक्ड अबाउट बुक्स और योर बेस्ट रेड बुक्स, वो व्यूअर्स को बताइए। आई मीन, व्हाट इज़ योर बुक रीड लिस्ट? बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मुझे 5 चुननी होगी तो आई वुड से द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोले की, जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, युवाल हरारी, 21 lessons for 21st century. Yuval Harari is an amazing person. I'm not ready. And Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. It's a very small, simple book, but beautifully written lessons. And I think Feeling Good by Dr. David Brown, I guess, yeah. Beautiful. Viktor Frankl की The Man's Search for Meaning. Then Louise Hay की You Can Heal Your Life. Yeah, so these are all beautiful, small, wonderful books. I think कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो बार बार पढ़ने की इच्छा होती है जी। और आप हर बार उसको पढ़ो और अपने आप को और अंदर से आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके अपने आप को मजबूत बनाते जाओ। बिल्कुल। अदरवाइज तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ किताब पढ़ने का। किताब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसको अंडरलाइन करो, आप उसके नोट्स बनाओ और उसको डेली देखो कि मैंने आज इसको कहाँ अप्लाई किया। मतलब है ना, दे विल रियली एनरिच योर लाइफ एंड मेक यू पावरफुल, एंड देन यू गो आउट एंड से या कम ऑन शो मी, आई एम रेडी टू फेस। अब मुझे हर्ट करके दिखाओ, अब मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, अब मैं रिस्पॉन्ड करूँगा पीसफुली। So the moment you stop reacting and you start responding in a very peaceful, calm manner with a pause, now you know कि okay, there is some inner growth. Superb.
I guess, you know, हमारी यंग जनरेशन को ये सुनना चाहिए, एंड दे शुड, आई मीन द parents, teachers, everybody, I mean, rather than you know, curriculum based reading ho या curriculum based whatever you know concepts हो, उसके बजाय उनका inner creativity निकल के आएगा if they actually read more, if they write about it. हम हमारे टाइम में करते थे, बट आई एम रियली तो शिखा, बच्चों को कौन अलाउ नहीं कर रहा है? हम ही लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। You see, आप अपने बच्चों को कहते हो बेटा पता है उसका कितना अच्छा पैकेज आ गया है, पता है उन्होंने कितनी तरक्की कर ली अंकल ने। तो हम ही तो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि तरक्की का मतलब यह है कि एक बड़ा पैकेज, एक बड़ा घर, एक बड़ी कार। आप जब अपने बच्चे के सामने अपने उस दोस्त के लिए कहते हो पता है उसने ना इतना सारा आजकल ये कमाने लग गया, आजकल ये करने लगा है, वो कितनी उसने ज्वेलरी खरीद ली है, आपका बच्चा सुन रहा है। उसको पता पड़ जाता है कि मेरी माँ इसी चीज़ को वैल्यू कर रही है। तो आप कह रहे हो कि बाकी सब चीज़ें छोड़, तो को इसी चीज़ में लगना है। तो हम ही तो सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ के पीछे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ असेंशियल है। तो कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं आजकल जो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तू कम कमा पर तू कानून मत तोड़, तू कम कमा लेकिन तुम किसी एक अनरिलेटेड कम्युनिटी के अंदर कुछ अच्छा काम करना यार। ऐसे 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 कितने पेरेंट्स हैं यार, तू कम कमा लेकिन ना तू दौड़ के आ 2 किलोमीटर, तू अपनी फिजिकल फिटनेस को और इम्प्रूव कर, तू जरा ना 10 बार सूर्य नमस्कार ला के दिखा, पर तू कम कमा। तो हम भी डरे हुए होते हैं ना, पेरेंट्स को भी लगता है कि यार ये कमाएगा नहीं तो जिएगा ही कैसे। तो पेरेंट्स भी डरपोक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बट वो किसी ने कहा लुइजी ने कि यू नो चिल्ड्रन बिकम विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। Yeah, so parents were also victim, so they also become victim. So it's intergenerational, no sir? I mean, it's very difficult to get off those, you know. तो पहले तो हम निडर हो जाएं कि यार you know you as parent should really be a stable person, and then the child will have this feeling कि यार कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ and outside world को मैं हैंडल कर लूँगा, but these are my priorities. True. और जैसे जैसे मेरा ये डेफिनेशन है कि एक अच्छे पेरेंट का डेफिनेशन ये होता है कि वो अपने बच्चे को धीरे धीरे इतना इंडिपेंडेंट बना दे कि उस बच्चे को लगे कि मुझे अब पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर वो मेरे बैकअप में है। एंड यू स्लोली बिकम ग्रेजुअली लेस इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ्स एंड लेट देम लिव द वे दे वांट टू लिव एंड बी असाइड। गैर ज़रूरी हो जाए हम। और अच्छे डॉक्टर का भी डेफिनेशन यही है कि वो अपने मरीजों को इतना अच्छी तरह से ओवरऑल ट्रीट करके और उसको एजुकेट कर दे कि मरीज़ की ज़िंदगी से उस डॉक्टर की इंपॉर्टेंस कम हो जाए। मरीज़ को लगना चाहिए हाँ ये डॉक्टर मेरे बैकअप में है, पर अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। Very true. I mean, that reminds me of this book of Khalil Gibran, wherein he says that, you know, the children comes through you. They are from Oh, you. yes, The Prophet. Yes. Yeah, The Prophet was possibly the first book my dad gave me when I was 17 years old. Wow. Yeah. So, I mean, but they are not you. So, give them their, you know, Absolutely. individuality. You're right. That's such a beautiful thought. सब बार बार ये बोला जा रहा है या फिर कलेक्टिव फियर जो है वो ये है कि कोविड की वैक्सीन के बाद लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मतलब जो अननोन यू नो इट्स अ अननोन मॉन्स्टर विच इज़ किलिंग पीपल वन बाय वन। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। कोविड वैक्सीन को लगे हुए अब 4-5 साल हो गए और अब उसका कोई असर आपकी और हमारे शरीर में नहीं है। और बहुत सारे शोध इस पे हुए वैक्सीन से संबंधित और किसी भी शोध में ये नहीं पाया गया कि वैक्सीन से हार्ट अटैक्स ज़्यादा हुए। कोविड से हुए तो वो कोविड है जो कि किसी ना किसी तरीके से आपके शरीर में प्रवेश किया और उसकी वजह से कुछ लोगों को हृदयघात हुए। जी। तो ये बात सही है कि कोविड से ससेप्टिबिलिटी बढ़ी, न कि वैक्सीन से। तो इट्स नॉट वैक्सीन, इट्स कोविड। वैक्सीन से इम्यूनिटी डाउन नहीं हुई है? नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई है। सो ये एक भ्रांति है और मैं उसको इस तरह से उत्तर भी देता हूँ कि अब आपकी वैक्सीन आपके शरीर में दे दी गई थी, वो निकाली नहीं जा सकती है। मेहरबानी करके थोड़े जागरूक हो जाओ और जो कर सकते हो वो करो। इस चीज़ का रोना बिल्कुल मूर्खता है कि वैक्सीन से क्या हुआ। वैक्सीन से कुछ हुआ या नहीं हुआ ये साइंटिस्ट तय कर रहे हैं, लेकिन अगर हुआ भी है तो अब आप क्या करोगे? प्रैक्टिकल बात बताइए ना।
उस वैक्सीन को निकाला नहीं जा सकता, उसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। तो यही करा जा सकता है कि हम और ज़्यादा जागरूक हो जाएं। It's heartbreaking to see there's so much cognitive loss and memory loss that young people are also seeing, and apart from that, because of the stress, the mid-age crisis, the social pressure जैसा हम अभी तक बात कर रहे थे, उसकी वजह से अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी ही, और इंडिया में भी बहुत जल्दी आ गई, जबकि हम लोग तो बहुत वी वर वेरी हाईली स्टेबल पीपल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि 16 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया? Yeah, so the science is working on it. I think we need to take care of our sleep. We need to take care of our habits, like alcohol, like smoking, and avoid pollutions. So these are the methods that people should understand. A good sleep is essential. People should understand that any type of addictions will make it rapidly progressive form of these diseases, and also the pollution, the polluted food items, the polluted air, everything leads to such type of chronic illnesses. Thank you. One last question. AI has taken over our world completely, and there are mechanical hearts, there are mechanical wombs, everything is artificial. And how do you see future of human consciousness? Again, I would be talking about heart because मेरे लिए heart has all the three parameters. So without feelings, if there is a mechanical heart, and how do you see this kind of world in future where machines are also working, humans are also working? Yeah, so it is only a speculation. Obviously, no one can guess that, but we are very close to a different kind of world now. And people are talking about consciousness because that's the only thing that was separating machines from human beings so far. And now we are talking about even consciousness getting inside a robot. Yes. With the help of AI. And that I can at best say would be very interesting. It can be deadly also, but I don't know. Do you think they will take over? I mean, the way they have shown it in movies. I mean, so there are a lot of scientists who have written papers and books on that, and I think we can only speculate at this point of time. We don't know, because it also depends what regulations the government would be able to make, and how much you will be able to control. Sure. And whether it would be a universal control or it would be a individual nation's control over the industries which will be doing all this. Already we heard the news that the people who are making trillions of dollars, they would be controlling this world. Now what gets into their brain and what type of planning that they make, me and you cannot really find out and discuss this. But I think we should, do something about it. I think we can. I would say that we should do majors in majors and not majors in minors. And that essentially means that जो हमारे हाथ में है उसको हम प्रायोरिटी पे करें. हमारे पास बहुत सारे एजेंडाज हैं, मेरे पास खुद के पास भी, कि मैं अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करूँ. तो ये एजेंडा कि एआई से ह्यूमन कॉन्शियसनेस जाएगी, तो ये एक फन थॉट है मेरे लिए इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं डायरेक्टली उसके लिए अभी कुछ कर पाऊंगा. मेरे पास दूसरी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जिन पे मुझे ध्यान देना है. That is how But sir, जो आप कर रहे हैं, I mean, little that I know of whatever you're doing, the heart club that you have opened, and I really feel that it should be done at a larger level. And yeah, so I'm very happy, Shikha. इंदौर हार्ट क्लब हमने 2 साल पहले ऐसे सोचा कि एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए. उसमें ऐसे लिखा हमने, दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के. और 2 साल के अंदर अभी करीब 17,000 मेंबर्स हैं उसमें. और आज ही मेरे पास एक जयपुर के एक बड़े अस्पताल के डायरेक्टर आए घर पर सुबह, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमको पता पड़ा है कि इंदौर हार्ट क्लब आपने यहाँ खुला है, अब आप प्लीज़ जयपुर हार्ट क्लब को लॉन्च करना चाहते हैं. Amazing. So hopefully Jaipur Heart Club would be opened very soon, and I will be very happy that if every city, major city of in India,
वहाँ के लोकल डॉक्टर्स की मदद से हम उनकी लोकल लैंग्वेज में व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हर हफ्ते हम कुछ सिंपल नुस्खा जो डरावना ना हो, जो सिंपल हो और प्रैक्टिकल हो, ऐसे हम पब्लिक के अंदर स्प्रेड करें ताकि कुछ गलत भ्रांतियाँ दूर हो जाएं। और कई बार सोशल मीडिया के थ्रू इनअप्रोप्रिएट जानकारी भी मिल जाती है जिससे मरीज़ ज़्यादा डर भी जाते हैं, वो भी ना हो। तो इस तरह का एक छोटा सा प्रयास है और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोग इससे जुड़ गए। और इंदौर हार्ट क्लब से आप लोग भी सब जुड़ सकते हैं। आपको एक नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आप उसमें लिख दें कि हार्ट क्लब का लिंक भेजें और हम आपको लिंक भेज सकते हैं। I'm sure, sir. I mean, through this podcast, also, a lot of people will come forward and be a part of it. We all need it. I mean, it is the need of the hour. जैसा कि आप बोल रहे थे कि हम हर हफ्ते और हर महीने एक नया नुस्खा लेके आते हैं, तो आपके 3 फेवरेट नुस्खे बताइए ना। मेरा पहला नुस्खा है शाम का खाना जल्दी खाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। दूसरा है खाने पीने पे कि खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए और घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट जो कि है सबके लिए राइट। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने रिश्तेदारों को ज़बरदस्ती खिला खिला कर बीमार ना करें। तो जैसे आपने अपने जियाजी को अपने हाथ से कभी आज तक ककड़ी खिलाई है, कभी सूप पिलाए? नहीं जियाजी मेरे हाथ से तो एक लड्डू खा ही लो। नहीं आज अरे आपके जियाजी खुद ही थोड़े थोड़े लड्डू जैसे हो गए, कितने लड्डू खिलाओगे उन्हें? जी। तो आपने अपनी बेटी दी है, आपने अपनी बहन दी है, उसको आप जवाई को जियाजी को खिला खिला कर बीमारी क्यों देना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये प्यार का प्रदर्शन नहीं है, ये अज्ञानता है। बिल्कुल। तो इस तरह के मैं नुस्खे बताना चाहता हूँ लोगों को। ब्यूटिफुल। तो नुस्खों के लिए तो ज़रूर आइए इंदौर हार्ट्स क्लब। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रह गया है, विच इज़ अ रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर रावत। तो आर यू रेडी सर? यस। तो फटाफट पूछती हूँ, एक आदत जो हर किसी को दिल की सुरक्षा के लिए आज से ही शुरू करनी चाहिए। कम खाएं। इंडिया में दिल का सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस, लाइफस्टाइल या ईगो? ईगो की वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेस की वजह से खराब लाइफस्टाइल। हार्ट अटैक का सबसे अंडररेटेड वार्निंग साइन? अनयूजुअल स्वेटिंग विद चेस्ट पेन। और कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? आई मीन डिस्प्रिन की 2 गोलियां अगर हृदयघात के वक्त दी जाएं तो हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। तो हम रख सकते हैं, मतलब We should have Disprin tablets in our house, in our office, and you are traveling in the travel kit. एक मिथ अबाउट हार्ट हेल्थ दैट इरिटेट्स यू द मोस्ट? That diabetes can be reversed. Diabetes cannot be reversed, it can be controlled, and you should do all the methods to reduce your medicine. But once you have been diagnosed diabetes, तो आपको हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग टेंडेंसी रहेगी आपकी शुगर की। तो ये हमेशा कभी ये ना समझें कि ये शुगर मेरी समाप्त हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप खूब मीठा खाना शुरू कर दें। A moment in surgery or your personal encounter with any patient that changed you forever? वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं और इसमें मैंने पूरी एक पुस्तक लिखी है दिल से दिल तक, जिसमें 52 ऐसी कहानियाँ लिखी है मैंने कि पिछले 30 वर्षों में मुझसे इस तरह के क्या इंटरेक्शन हुए। एक चीज़ जो मैं हमेशा याद रखता हूँ वो ये है कि एक मरीज़ ने मुझसे ये कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरा ऑपरेशन कल की जगह आज कर दो, क्योंकि आज का एक केस जो आपका बिगड़ा है उससे मैंने आपका चेहरा उतरा हुआ देखा। तो अगर आप एक असफलता के बाद जब दूसरी सफलता पालोगे तो आप वापस आपका चेहरा खिल उठेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा ऑपरेशन कल की जगह आज ही कर दी। What a beautiful person. I don't have, I mean, I'm getting goosebumps. एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि हर इंडियन यूथ या हर नौजवान समझे और पालन करे? अपनी बाहर की ज़रूरतों को हमें कम करना चाहिए। आप उतने गरीब नहीं हो, उतने इनकम्प्लीट नहीं हो जितना कि आप सोचते हो। ट्रस्ट मी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? शायद किसान। ओके। हार्श ट्रूथ,
ज़्यादा बड़े तनाव वर्क से होते हैं कि रिलेशनशिप से होते हैं? रिलेशनशिप से। और हार्ट डॉक्टर, हाउ कैन अ हार्ट डॉक्टर हेल्प? हार्ट डॉक्टर कैन हेल्प इन, आई मीन काउंसलिंग? अच्छा रिलेशनशिप्स में। हाँ, मतलब आप जैसे बोले थे ना साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट Oh, that's right. इंटर So I would say that many patients जो हमारे पास आते हैं उनको दिल के डॉक्टर की नहीं बल्कि मन के डॉक्टर की ज़रूरत होती है। ट्रस्ट मी शिखा, 10 में से 7 मरीज़ जो मेरे पास छाती के दर्द को लेके आते हैं उन्हें दिल का रोग नहीं होता है। और मेरा एक प्रमुख काम ये होता है कि मैं ये छांटूं कि कौन असली है कौन नकली है। पर लोग बाग हार्ट के डॉक्टर को दिखाना पसंद करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये अभी भी टैबू है सर, आई मीन इन स्मॉलर सिटीज। नहीं, सारे शहरों में है। एक फूड जो कार्डियोलॉजिस्ट लव करते हैं सीक्रेटली, आई मीन समथिंग दैट यू डोंट I don't- एडवोकेट बट यू ईट। या आई डोंट थिंक आई कैन टॉक अबाउट अदर्स। जो मेरी खुद की पर्सनल वीकनेस है वो ब्राउनी विद आइसक्रीम। एंड वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पीसफुल हार्ट? अ सिंपल हार्ट। सबसे ज़्यादा हार्ट फ्रेंडली सिटी इन इंडिया? आई विश इट इज़ इंदौर वेरी सून। आई एम श्योर इट विल बी। एंड हार्ट स्पेशलिस्ट का सबसे फेवरेट इमोजी? हार्ट इमोजी। My favorite emoji is 2 leaves. That is the message that if we take care of the nature, nature will take care of us. This is such a beautiful thing. And मेरी तरफ से एक last question, that how was your experience over here? Oh yeah, I think this is very different, and I found that your team is absolutely professional and very interesting, and they are all nicely chosen people from different parts of life. I think you have all gathered somehow, and I wish all the best that you continue to do good work. Thank you so much, sir. It was such a insightful bless session, you. and I'm glad that you made it here and gave us so much of inputs. Yeah, ठीक है, take good care. Thank you.